प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज साना साना हाथ जोड़ पाठ के प्रश्न अभ्यास को हम हल करेंगे। पिछले 4 दिनों में हमने इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ने और समझने की कोशिश की। पाठ का आशय आपको बताया गया और मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ के आशय को अवश्य समझने में सफलता पाई होगी। तो आइए हम चलते हैं आज के इस प्रश्न अभ्यास पर। आज के इस प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इस पाठ के अंतर्गत आपने इस प्रश्न को समझा कि गंतोक शहर रात में जब झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहा रहा था, उस समय लेखिका को कैसा लग रहा था, लेखिका उसे देखकर कैसा महसूस कर रही थी। तो रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। इसका कम से कम शब्दों में उत्तर समझें। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। उस सुंदरता ने लेखिका के ऊपर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। पाठ का दूसरा प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियाँ बोंकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। ठीक है, इस प्रश्न को मैं सार रूप में यह कहना चाहूँगा कि मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। बादशाह का अर्थ है अपनी मन की मर्जी के मालिक। अपने मन की मर्जी के मालिक जो हैं बादशाह होते हैं, और मेहनतकश कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर है, सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ शांति व हिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं कि किसी बुद्धिस्ट की, बुद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए
108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। फिर से एक बार समझें, श्वेत पताकाएं किसी बुद्ध धर्म के मानने वाले की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर, किसी सुनसान स्थान पर मंत्र लिखी हुई 108 पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता है। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। पताकाएं झंडियों कहते हैं। छोटे झंडे जो होते हैं पताकाएं होती हैं। चौथा प्रश्न, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार है। नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। दूसरा, घाटियों का सौंदर्य दिखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती है। ध्वजा का रंग सफ़ेद और रंग बिरंगा होता है। चौथा, सिक्किम में भी भारत की तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी थीं। पाँचवा, वहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किमी परिधान पहनती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे घर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग मेहनतकश हैं। उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा है। स्त्रियाँ बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे ने लेखिका को बताया। एक बार फिर से देखें, जितेंद्र नार्गे उस वाहन जीप का गाइड कम ड्राइवर था जिसके द्वारा लेखिका सिक्किम की यात्रा कर रही थी। जितेंद्र एक समझदार और मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति था। उसने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं। उसने बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और वहाँ गंगटोक से युमथांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है। पहले यहाँ राजशाही थी, अब यह भारत का एक अंग है। सिक्किम के लोग अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं और यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं। किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियाँ बहुत कठोर परिश्रम करती हैं। ये अपनी पीठ पर बंधी डोकों को बड़ी टोकरी कह सकते हैं। उन बड़ी टोकरियों में कई बार अपने बच्चे को भी साथ रखती हैं। यहाँ की स्त्रियाँ चटकीले रंग के, मुख्य रंग जो होते हैं वो चटक रंग होते हैं, के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। उनका परंपरागत जो परिधान है उसे बोकू कहते हैं। बोकू, यह सामान्य ज्ञान है, आप इसे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। पांचवा प्रश्न है, लोग स्टाक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो लेखिका सिक्किम में घूमती हुई
कवि लोंग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लोंग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में ही ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं मतलब मान्यताएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। एक बार फिर से देखें, लोंग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी है। ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न था जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए बताइए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर था नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति, पेशा मतलब व्यवसाय, पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। गाइड को मतलब जिस जगह पर वो गाइड का काम करे उस जगह की हर बातों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला गाइड अपने देश इलाके में कोने कोने से भली भांति परिचित होना चाहिए और उसे वहाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एक कुशल गाइड को यह भी मालूम होना चाहिए कि उससे घूमने वाला जो पर्यटक है उससे कौन सा प्रश्न करेगा और उस प्रश्न का वह क्या उत्तर देगा। मतलब पर्यटक के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम भी होना चाहिए। एक गाइड को अपनी विश्वसनीयता, अपनी रिलायबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए और तभी वह पर्यटक को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होगा कि हाँ वह एक नेक व्यक्ति है। मतलब पर्यटकों के साथ अपनापन का रिश्ता कायम करके ही वह ऐसा कार्य कर सकता है। पांचवा, गाइड को कुशल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों का सामना भी वह अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और पर्यटक की सुरक्षा भी कर सके। छठा, एक कुशल गाइड को मतलब एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए, तभी वह पर्यटकों की यात्रा को प्रभावशाली बना सकता है और तभी पर्यटक भी उसके साथ यात्रा में रुचि लेते हैं। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी देते रहना चाहिए। उसे वहाँ की जनजीवन की दिनचर्या से भी लोगों को, पर्यटकों को अवगत कराना चाहिए। रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को पूरी तरह से परिचित कराना चाहिए। यह भी एक गाइड के अंदर होना चाहिए। जितेन, अब फिर से देखें, जितेन नार्गे कुशल गाइड है। वैसे तो पर्यटक वाहनों में ड्राइवर अलग होते हैं, गाइड अलग होते हैं, लेकिन जितेन ड्राइवर भी था और गाइड भी था। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़े तो वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि जितेन को पता है कि देवानंद हीरो की जो अभिनय की गई गाइड फिल्म की शूटिंग लोंग स्टॉक में हुई थी। गाइड फिल्म अपने समय की बेहतरीन फिल्म है, मैंने आपको यूट्यूब पर देखने को अवश्य कहा था। इससे
पर्यटकों का मनोरंजन भी होता और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। जितेन यद्यपि नेपाली है, लेकिन सिक्किम के जनजीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का उसे पूरा ज्ञान है। वहाँ की कठोर जीवन स्थितियों से भली भांति परिचित है। एक कुशल गाइड का यह आवश्यक गुण है। जितेन का सबसे अच्छा गुण है मानवीय संवेदनाओं की समझ था उसकी शुद्ध संवाद शैली। वह सिक्किम की सुंदरता का गुणगान ही नहीं करता, वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका से बातचीत करता है। उसकी भाषा बड़ी ही परिष्कृत है, सुधरी हुई है और संवाद का जो ढंग है वह अपने पद से परिपूर्ण है। यदि अपने पद से संवाद नहीं होगा तो कभी भी वह प्रभावशाली संवाद नहीं हो सकता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा और जो जो ऊंचाई पर चढ़ती गई हिमालय विशाल से विशालतर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटी कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत हो रहा था। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियाँ, फूलों से लदी घाटियाँ थीं। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है तो कहीं कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दुख की धार की तरह, दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात अर्थात झरने थे। वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती, आँखों को चकमकाती तीस्ता नदी थी जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। फिर से एक बार देख लें। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के चटक हरे रंगों की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला भी नजर आता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आज का 8वां प्रश्न है। बाकी प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 16 तक कल पढ़ाया जाएगा। प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसा अनुभव हुआ या लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मोहित हो जाती है क्योंकि हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत होता है मतलब एक छाया चित्र। आपने सुना होगा कि जब जो बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं विदेशों में, वहाँ मोम की बनी हुई, चांदी की बनी हुई, सोने की बनी हुई मूर्ति लगाई जाती है। एक उदाहरण के लिए बहन कुमारी मायावती ने जो काशीराम पार्क है लखनऊ में, उसमें अपनी मूर्ति लगवाई है। तो मूर्ति को ही बुत कहते हैं। तो बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। ठीक है, इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत और अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे लगने लगा कि जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो
और उसके मन के सारे मैल, उसके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लें। हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। माया प्रकृति की माया, छाया बड़े बड़े पर्वतों की छाया। उसे लगता है प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। एक बात आपको बस मालूम होना चाहिए कि हमारी जो प्रकृति है वह रहस्यमय है। विज्ञान ने लाख तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के एक भी दृश्य को वह बनाने में कामयाब नहीं हो सका है। प्रकृति के एक भी रहस्यों को पूरी तरह से निर्विवाद उद्घाटित करने में वह सफल नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ है, हुआ है। प्रकृति के रहस्यों के बारे में हमने जाना है विज्ञान में, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी भी उसमें बहुत कुछ अगर मगर लेकिन है। तो प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनेक अनुभूतियाँ होती हैं। उसे लगता है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में है। किसे दे देने में? प्रकृति को। प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति से प्रेम करके परोपकार में ही है। झरनों की भांति निरंतर चलायमान रहना। झरने भी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में लगातार चलना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए। आराम हराम है, इस बात को अवश्य मानना चाहिए। कहते हैं फूलों की भांति अपना महक लुटाना। जिस तरह से फूल अपनी खुशबू से सबको आनंदित करते हैं, सबको सुवासित करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कार्यों के द्वारा, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा, अपनी मुस्कान के द्वारा सभी को आनंदित प्रसन्न करना चाहिए। अपनी मधुर वाणी से सबके अंतर मन को आह्लादित करना चाहिए। ऐसी सीख प्रकृति से ही हमें मिलती है और यही जीवन का सच्चा स्वरूप भी है। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक के उत्तर आपको बताए गए। एक बार फिर से आप इस पाठ के परिचय को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। लेखिका ने यह पाठ क्यों लिखा, आखिर हमें यह पाठ्यक्रम में पढ़ाया क्यों जा रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, किस लिए हमें पढ़ाया जा रहा है। मधु काकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। वहाँ से वे यूमथांग, धांग लिखा है, थांग है, लायुंग जैसे कटाओ गई। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती हैं। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, संत या दार्शनिक के समान हो जाती है। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया है। वह प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़। साना साना हाथ जोड़ का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है, किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण ने हमारे प्रकृति की न केवल सुंदरता को नष्ट किया है, बल्कि प्रकृति के लिए मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं। इस पाठ में हमें सिक्किम के लोगों की
जीवन की कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो भारतीय सेना के जवान हैं, जो दिन रात कड़ाके की ठंडक में, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं, जिनकी वजह से हम अपने देश के अंदर फलते फूलते रहते हैं, तो हमारे भी उनके प्रति क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य की भावना को जगाते हुए हमें न जाने कितनी प्रेरणाएं देने की कोशिश लेखिका ने इस पाठ में किया है। धन्यवाद।